जी बेटे, ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन। और उस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर मैंने आपके साथ यहाँ पे उसका टेस्टिंग प्रोसीजर जो था उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और उस टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर आपने देखा कि हम 6 स्टेप जो थे वो अप्लाई करते थे। कि सबसे पहले आपके पास हाइपोथेसिस था, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स था, फिर आपकी कैलकुलेशंस थी, उसके बाद क्रिटिकल विजन और रिजल्ट। ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये 6 स्टेप जो थे ये आपके साथ ब्रीफली मैंने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम चलते हैं इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहले वो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देता है। वो कहता है द मीन लाइफ टाइम ऑफ 100 फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी is computed to be 1570 hours with a standard deviation of 120 hours। वो कहता है कि हमारे पास 100 जो है वो हमने लाइट बल्ब लिए और उन 100 लाइट बल्ब का जो मीन आया हमारे पास, जो हमने उन 100 लाइट बल्ब का जो मीन कंप्यूट किया वो हमारे पास 1570 था। और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो हमारे पास 120 और। अब सबसे पहले याद रखें कि अब उसने 100 लाइट बल्ब की बात की है। इसका मतलब ये उसने सैंपल की बात की है। मैंने आपको बताया था कि अगर वो ग्रुप का वर्ड या वो सेलेक्ट का वर्ड या सैंपल का वर्ड या चूज का वर्ड यूज करता है तो वो हमारा याद रखें क्या होता है, सैंपल साइज होता है। और जो सैंपल साइज है इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी वो इंफॉर्मेशन हमारी सैंपल इंफॉर्मेशन। तो देखें ये 100 हमारा सैंपल साइज है। ये जो मीन उसने दिया ये 1570 है, इसको हम एक्स बार से डिनोट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से डिनोट करेंगे और वो हमारा 120। अब वो कहता है कि इफ म्यू इज द मीन लाइफ टाइम ऑफ ऑल द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी। वो कहता है कि अगर म्यू जो है ये मीन लाइफ टाइम है तमाम बल्ब्स का। तमाम बल्ब्स का मतलब कि जितने भी बल्ब उस कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं, अगर उन तमाम बल्ब्स का जो मीन लाइफ टाइम है उसको उसने किससे डिनोट किया, म्यू से डिनोट किया। इसका मतलब ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन है, क्योंकि वो ऑल बल्ब्स की बात कर रहा है कि जितने भी बल्ब उस कंपनी ने प्रोड्यूस किए वो उन तमाम बल्ब्स की बात कर रहा है। और अगर वो तमाम बल्ब्स की बात करे तो इसका मतलब, उसके मीन की बात करे तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन होगा। और पॉपुलेशन मीन को बेटे याद रखें हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू के साथ। ये मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी नोटेशन आपको बताई। अब वो कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस म्यू इक्वल 1600 और against the alternative hypothesis mu not equal 1600 और। वो कहता है कि टेस्ट करो हाइपोथेसिस को कि जो पॉपुलेशन मीन है ये आपका 1600 और है और इसका अल्टरनेट जो उसने दिया कि पॉपुलेशन मीन जो है वो 1600 आवर्स के इक्वल नहीं है। यूज अ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या यूज करना है बेटे, 5% यूज। अब देखें, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन के अंदर। वो कहता है वी आर गिवन
सबसे पहले अगर ऊपर देखें तो उसने हमें 100 लाइट बल्ब की बात की, तो स्मॉल n हमारा कितना हो गया, 100 हो गया, ये हमारा सैंपल साइज है। फिर उसने कहा उसका जो मीन आया वो 1570 था, तो देखें x बार हमारा कितना हो गया, 1570। फिर उसने कहा जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो 120 है, ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, वो हमारे पास 120 है, तो x हमारा 120 हो गया क्योंकि ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। उसके बाद म्यू पॉपुलेशन मीन उसने हमें ये गिवन दिया हुआ है 1600 और, तो देखें म्यू हमारा कितना हो गया, 1600 और। अब देखें, अब उसने स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है कि टेस्ट हाइपोथेसिस, अब याद रखें जिस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है वो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, और म्यू उसने कितना दिया, 1600। तो पहला स्टेप हमारा हाइपोथेसिस का होगा, तो हमारा म्यू किसके इक्वल हो गया, 1600 के इक्वल हो गया, अगेंस्ट दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू नॉट इक्वल 1600 और अल्टरनेट हमारा क्या हो गया, म्यू नॉट इक्वल 1600। क्लियर हो गया। अब देखें, अब ये नॉट इक्वल का साइन है, तो याद रखें मैंने आपको बताया था अगर नॉट इक्वल होगा तो टू टेल टेस्ट होगा, अगर साइन ग्रेटर या लेस का होगा तो आपके पास वो टेस्ट क्या कहलाएगा, वन टेल टेस्ट कहलाएगा। तो ये नॉट इक्वल है, तो देखें मैंने साथ ही इसके लिखा कि टू टेल्ड अल्टरनेट, तो ये टू टेल्ड टेस्ट है। क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ, और अल्फा हमारा उसने हमें गिवन दिया 5% है, तो अल्फा हमारा कितना हो गया, 0.05। क्लियर हो गया। अब बेटे मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने दो तरह के टेस्ट आपको बताए थे, एक जी टेस्ट है और एक आपके पास टी टेस्ट है। जेड टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं, जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नोन होता, तो हमने हमेशा जेड टेस्ट लगाना है। लेकिन अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हमारे पास नोन नहीं है, ये अननोन है, तो फिर हम जाते हैं, फिर हमारा डिसीजन करता है n। अगर तो n 30 या 30 से बड़ा होगा तो हम z टेस्ट अप्लाई करेंगे, और अगर हमारा n 30 से छोटा होगा तो फिर हम t टेस्ट जो है वो क्या करेंगे बेटे, अप्लाई करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई, और अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दी जाए तो आपने फिर किसको देखना है, n को देखना है। और अगर आप देखें n आपके पास 100 है जो 30 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब हम इसके ऊपर z टेस्ट जो है वो क्या करेंगे, अप्लाई करें। हम इसके ऊपर z टेस्ट अप्लाई करेंगे। बेटा अपने माइक्स बंद कर दे प्लीज। ठीक, अब देखें, अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा कि अंडर एच नॉट स्टैटिस्टिक्स इज, अंडर एच नॉट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज, कि आपका जो भी आपका एच नॉट है उसके अंदर जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगा, दैट इज z इक्वल x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s ओवर n अंडर रूट। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, हमारे पास सिग्मा नहीं है, हमारे पास s दिया गया है स्टेटमेंट के अंदर। ये देखें s हमारे पास 120 और n हमारा 30 से बड़ा है, लिहाजा हमने z टेस्ट अप्लाई कर दिया जो किसके इक्वल है, x बार माइनस म्यू नॉट या म्यू डिवाइडेड बाय s ओवर n अंडर रूट।
अब चलते हैं चौथे स्टेप के अंदर, जो आपके पास कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन में आपके पास था z x बार माइनस म्यू s ओवर n अंडर रूट। अब ये देखिए, ये आपके पास सारी की सारी गिवन ऑब्जर्वेशन ये आपके पास पड़ी है। अब इन गिवन ऑब्जर्वेशंस को इस फॉर्मूले में क्या कर दो, पुट कर दो। देखिए एक्स बार कितना है, 1570, तो देखिए 1570 आ गया। म्यू हमारे पास कितना है 1600, तो 1600 आ गया। एक्स हमारे पास क्या है 120 आ गया। एन हमारे पास क्या है 100, तो 100 आ। अब इस फॉर्मूले को आपने सॉल्व किया तो 1570 माइनस 1600 माइनस 3 आया। 120 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10, ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 12, तो माइनस 2.5 आ गया। क्लियर हो गया बेटे? तो कैलकुलेशन का स्टेप मैंने आपको बताया था कि जितना भी आपका न्यूमेरिकल वर्क होगा, जो आपने अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए करना है, जितनी भी कैलकुलेशन करनी है, वो सारी की सारी आपने चौथे स्टेप के अंदर आपने इसको क्या करना है बेटा, कंस्ट्रक्ट कर। अब देखें, अब आपने z में उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू। क्लियर हो गया? तो हमारे पास z की कैलकुलेटेड वैल्यू आ। अब पांचवा स्टेप चलते हैं, हमारे पास है क्रिटिकल विजन। अब क्रिटिकल विजन सबसे पहले अल्फा देखे 0.05 और H1, ये देखें H1 नॉट इक्वल, आगे भी लिखा हुआ है टू टेल्ड। तो देखें अल्फा हमारा 0.05 है और हमारा टेस्ट कौन सा है, टू टेल्ड टेस्ट। और टू टेल टेस्ट के अंदर मैंने वो क्रिटिकल विजन्स, आपको जो 5-6 क्रिटिकल विजन्स थे वो मैंने आपको डिफाइन किए थे, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर। तो हम यहाँ पर अपना जो क्रिटिकल विजन बनाएंगे वो क्या बनेगा, टू टेल टेस्ट के लिए z मॉडुलस ग्रेटर इक्वल z अल्फा बाई 2, z मॉडुलस ग्रेटर इक्वल z अल्फा बाई 2। अब सबसे पहले अल्फा बाई 2 कर लें, तो 0.05 डिवाइडेड बाई 2 0.025, तो क्या बना, z मॉडुलस ग्रेटर इक्वल z 0.025। अब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने वो आपको z की 5-6 वैल्यूज मैंने आपको बताई थी कि z 0.10 जो है वो 1.28 के बराबर होता है, z 0.05 1.645 के बराबर होता है, z 0.025 1.96 के बराबर होता है, z 0.01 2.33 के इक्वल होता है, z 0.005 आपके पास 2.58 के क्या होता है, इक्वल। ये मैंने 5 वैल्यूज आपको बताई थी और मैंने आपको बताया था मोस्टली यही 5 वैल्यूज z के अंदर क्या होती हैं, यूज होती। तो आप देखें क्या वैल्यू है z 0.025, तो 0.025 पे z की वैल्यू क्या होगी 1.96। ये आपका क्या बन गया, क्रिटिकल वैल्यू आ गई। ये आपकी क्या आ गई बेटे, क्रिटिकल वैल्यू। अब देखिए z मॉडुलस ग्रेटर इक्वल 1.96। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि ये 1.96 जो है ये प्लस में भी है और ये माइनस में भी, कि हम इसकी दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अब देखें, अब मैं इसको फिगर पे मैंने ड्रॉ किया, अगर आप ये देखें, ये आपके पास एक फिगर बन गई नॉर्मल की, ये फिगर आ गई। अब टू टेल है, टू टेल का मतलब कि -1.96 भी है प्लस 1.96 भी।
तो लेफ्ट साइड मैंने आपको बताया था माइनस के लिए, राइट साइड मैंने आपको बताई थी किसके लिए होती है, प्लस के लिए। तो मैंने यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की -1.96, ये आपके पास एक लाइन आ गई +1.96। अब इस लाइन से लेफ्ट ये आपका क्रिटिकल रीजन, इस लाइन से राइट ये आपका क्या बनेगा, क्रिटिकल रीजन बनेगा। और इन बिटवीन दीज टू लाइंस ये सारे का सारा आपका क्या बनेगा बेटे, एक्सेप्टेंस रीजन बनेगा, एक्सेप्टेंस रीजन बनेगा। क्लियर हो गया। अब देखें, अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने चौथे स्टेप में कैलकुलेट की थी वो क्या थी, -2.5। अब देखें -2.5, अब यहाँ पे ये फॉल कर रही है, ये देखें मैंने एक छोटा सा लाइन लगा के मैंने यहाँ पे लिखा -2.5। अब देखिए ये -2.5 किसमें फॉल कर गई, क्रिटिकल रीजन में। अगर आप देखें ये रीजन कौन सा है, क्रिटिकल रीजन। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो आप H0 को क्या करोगे बेटे, रिजेक्ट करो। और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो आप H0 को एक्सेप्ट करो। तो आप देखिए अब कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गई तो रिजेक्ट H0। अब देखिए यही हमारा लास्ट स्टेप था, सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z falls in critical region so we reject H0, कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो फॉल कर गई है किसके अंदर, क्रिटिकल रीजन के अंदर, लिहाजा हम H0 को क्या कर देंगे बेटा, रिजेक्ट कर, लिहाजा हम H0 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर। जी नेक्स्ट एग्जांपल एक और चलते हैं हमारे पास, और से इसको इस एग्जांपल की पहले स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा हूं। वो कहता है, अ कार कंपनी डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कार whose mean petrol consumption is claimed to be lower than that of the existing car। वो कहता है कि एक कार कंपनी है, उन्होंने एक कार का नया मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और साथ उन्होंने ये क्लेम किया कि इस कार का जो कंजम्पशन है, मीन पेट्रोल, एवरेज पेट्रोल जो कंजम्पशन है वो एग्जिस्टिंग कार से क्या है, कम है, एग्जिस्टिंग कार से क्या है, कम है। वो कहता है अ सैंपल ऑफ 50 new cars were taken and tested for petrol consumption। वो कहता है कि हमने एक सैंपल लिया 50 कार्स का और वो कहता है और हमने उसकी पेट्रोल कंजम्पशन को क्या किया, टेस्ट किया। अब देखें, अब वो बात सैंपल की कर रहा है। वो कहता है कि आपने एक सैंपल लिया है 50 कार्स का, 50 न्यू कार्स का, ये देखें 50 न्यू कार्स, वो हमने टेक किया है और उसको हमने क्या किया है, टेस्ट किया है। और उसको हमने क्या किया है बेटे, टेस्ट किया है। क्लियर। It was found that mean petrol consumption for the 50 cars was 30 kilometers per liter with a standard deviation of 3.5 किलोमीटर पर लीटर। वो कहता है कि जो हमने मीन पेट्रोल फाइंड आउट किया 50 कार्स का, जो हमने सैंपल लिया है, उसका जो मीन पेट्रोल कंजम्पशन आई 30 किलोमीटर पर लीटर है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.5 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब अब ये 50 हमारा सैंपल है। अब सैंपल साइज को हमने किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल एन के साथ। ये देखें, अगर आपके पास स्मॉल एन कितना आ गया, 50, मीन कितना था 30 उसने दिया। देखें सैंपल मीन है x बार, हमारे पास 30 आ गया।
उसके बाद हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.5 है, तो एस हमारा कितना हो गया, 3.5 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखें वो कहता है टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द कंपनी क्लेम्स दैट न्यू कार पेट्रोल कंजम्पशन इज 28 किलोमीटर पर लीटर ऑन द एवरेज इज एक्सेप्टेबल। वो कहता है कि 5% पे टेस्ट करो कि जो कंपनी का क्लेम है कि नई कार पेट्रोल की जो कंजम्पशन है अगर उसकी एवरेज 28 किलोमीटर आ जाए तो वो क्या होगी, एक्सेप्टेबल। वो क्या होगी, एक्सेप्टेबल। क्लियर हो गया। अब देखें, अब ये मीन भी उसने, ये अब उसने एवरेज दी हुई है। अब यहां पर उसने कहीं पर भी सैंपल का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब अब ये एवरेज हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन एवरेज है, ये पॉपुलेशन मीन है, और इसी पॉपुलेशन मीन को हमने क्या करना है, टेस्ट करना। अब सबसे पहले देखें हाइपोथेसिस H0, वो कहता है कि म्यू इज इक्वल टू 28। ये देखें 28 किलोमीटर एवरेज उसने दी है। क्लियर। उसके बाद उसने ये स्टेटमेंट के अंदर क्लेम किया था। अब याद रखें एक बात, अगर वो स्टेटमेंट में क्लेम का वर्ड यूज करता है तो क्लेम आपका H1 बने। अब क्लेम उसने क्या किया था, लोअर देन। लोअर का मतलब क्या होता है, लेस, कि आपकी कंजम्पशन, मीन पेट्रोल कंजम्पशन एग्जिस्टिंग कार से कम है। यही चीज हमने चेक करनी है। सारी बात है कि अगर एग्जिस्टिंग कार से एवरेज जो कंजम्पशन है वो कम होगी तो हमारी न्यू कार जो है वो बेहतर होगी। तो अब उसने लेस का वर्ड यूज किया था, लोअर देन का वर्ड यूज किया, तो फिर H1 हमारा क्या होगा कि म्यू इज लेस देन 28। म्यू इज लेस 28। क्लियर हो गया बेटा। अब ये हमारा क्या बनेगा, लेफ्ट टेल। लेफ्ट टेल का मतलब वन टेल, क्योंकि लेफ्ट है तो हमारा टेस्ट कौन सा बनेगा, वन टेल। अब देखें, अब उसने स्टेटमेंट के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया, तो लेट अल्फा हमारा क्या हो गया, 0.05। क्लियर हो गया। फिर देखें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स उसने हमें जो दिया, सबसे पहले देखें हमारे पास गिवन है एस, ये देख कैपिटल एस दिया हुआ है। अब एन को देखें, एन हमारा 30 से क्या है, ग्रेटर है, और मैंने आपको बताया था अगर एक्स दिया जाए एन 30 या 30 से ग्रेटर होगा तो फिर आप कौन सा टेस्ट यूज करते हैं बेटे, जी टेस्ट यूज करते हैं। तो फिर आपका जो टेस्ट बन गया वो क्या हो गया, z इक्वल एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर एन अंडर रूट। क्लियर हो गया बेटे। अब देखिए कैलकुलेशंस में आते हैं, तो z एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर एन अंडर रूट। अब देखिए एक्स बार आपका 30 है, देखिए मैंने 30 पुट कर दिया, म्यू आपका 28 है, 28 पुट कर दिया, ये देखें। उसके बाद देखें एस आपका 3.5 है, तो मैंने 3.5 पुट कर दिया। उसके बाद एन आपके पास 50 है, तो मैंने एन 50 पुट कर दिया। अब इस सारे फॉर्मूले को सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 4.04। 4.04। क्लियर हो गया बेटे। तो आपका ये जो आ गया ये 4.04। क्लियर हो गया बेटे। अब देखें, अब हमारे पास चलते हैं क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन में देखें अल्फा हमारा कितना है, 0.05। स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ लेट अल्फा इक्वल 0.05। क्लियर। अब देखें कि और हमारा टेस्ट कौन सा था, वन टेल, क्योंकि लेफ्ट है, लेफ्ट टेल, वन टेल टेस्ट था। तो अब देखें क्या फॉर्मूला बनेगा क्रिटिकल रीजन का,
z लेस, और मैंने आपको बताया था अगर आपका जो लेफ्ट टेल होगा लेस की फॉर्म में होगा तो आप माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, ग्रेटर होगा तो प्लस होगा। तो z लेस आपके पास माइनस z अल्फा, z लेस माइनस z अल्फा। क्लियर हो गया बेटे? तो आप देखिए z लेस माइनस z अल्फा की वैल्यू 0.05 पुट कर दी। अब 0.05 की वैल्यू 1.645। क्लियर हो गया बेटे यहां तक? जी। अब देखें, अब हम चलते हैं इसके टेबल पे। अब देखें, सॉरी फिगर पे। कैलकुलेटेड वैल्यू 4.04 है। ये देखिए, ये मैंने फिगर बनाई। अब क्योंकि ये लेफ्ट टेल है तो लेफ्ट टेल का मतलब नेगेटिव, -1.645। अब ये मैंने लाइन लगा ली। क्लियर? अब ये लेफ्ट वाला क्रिटिकल है, बाकी ये सारे का सारा हिस्सा हमारा क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन। क्लियर हो गया? अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 4.04 है। ये आ गई 4.04। अब किसमें फॉल कर गई? एक्सेप्टेंस रीजन में। तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट H0। अब देखें, अब मैं इस पे चलता हूं। वो कहता है सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z does not fall in critical region, ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही। ये देखो, ये किसमें फॉल कर रही है? एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। इसमें फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में। तो वो कहता है सो वी एक्सेप्ट H0, लिहाजा हम H0 को क्या करेंगे बेटे?